जो हम लोग लेसन प्लानिंग में लेते हैं वो हर्बर्सियन स्टेप को अपने विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में फॉलो किया जाता है। इसलिए हम लोग हर्बर्सियन स्टेप के आधार पर लेसन प्लानिंग कैसे बनाई जाएगी, लेसन का प्लान का प्रारूप क्या होगा, हमारी पाठ्य योजना के प्रारूप में किन किन चीजों को सम्मिलित किया जाएगा, इस पे हम लोग आज देखेंगे। उसमें हम लोग मेनली बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स आपको इन्वॉल्व करने हैं कि जब आप अपने लेसन प्लान को अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। हर्बर्सियन स्टेप के बारे में आप जानते हैं, 5 स्टेप में हर्बर्सियन स्टेप के लेसन प्लान्स बनते हैं: प्रिपरेशन, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, जनरलाइजेशन और लास्ट में एप्लीकेशन। ये स्टेप्स के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में हमने आपसे बताया था कि हमेशा जब आप लेसन प्लान बनाइए, पाठ्य योजना का जब भी निर्माण करिए, तो आपको सरल से कठिन की तरफ, पहले सरल तथ्यों को, सरल शिक्षण बिंदुओं को पहले अपने लेसन प्लान में इनकारपोरेट करिए, फिर धीरे धीरे आप जटिल की तरफ बढ़िए। इसी तरह से बच्चे जो जानते हैं, जो उनको पहले से पता है, उन चीजों को अपने लेसन प्लान में पहले स्थान दीजिए। जो नहीं जानते उससे कोरिलेट करके फिर बताइए। जो चीजें मूर्त हैं, उनको दिखाई दे सकती हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, वो तथ्य, वो शिक्षण बिंदु पहले रखिए। और जो चीजें दिखाई नहीं देती, जो अमूर्त हैं, उनको बाद में आपको रखना चाहिए। आपको हमेशा जब लेसन प्लान बनाएं, आप शिक्षण बिंदु जब भी आप उसमें लिखें, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि पहले होल से पार्ट की तरफ आइए। पहले पूर्ण क्या है, जैसे आप अगर कोशिका बताने चाहते हैं तो कोशिका क्या है, कोशिका एज ए होल बताइए। फिर उसके बाद उसके पार्ट्स में आइए। आप साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल वॉल या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंतर्गत आप अलग चीजें बताइए, उसके ऑर्गेनेल्स बताइए। फिर बाद में पुनः आपको होल पर आना चाहिए। तो पार्ट टू होल, होल टू पार्ट एंड बैक टू होल। आपको संपूर्ण चीजें पहले बतानी चाहिए, पहले लेसन प्लान में लिखना चाहिए, उसके बाद पार्ट के ऊपर बात कर सकते हैं। निश्चित रूप से जब आप शिक्षण कार्य कर रहे होंगे तो बार बार बात आती है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की। तो उस लिमिटेड टाइम पीरियड में आप किन किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, वो एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स उसमें लिखे होने चाहिए। टीचिंग एड क्या होगा, उस पाठ्य योजना को या उस शीर्षक को जो आपने बनाया है, उस शीर्षक को आप किस सहायक शिक्षण सामग्रियों के माध्यम से पढ़ाएंगे, ये भी आपको एप्रोप्रिएट तरीके से लेसन प्लान में उल्लेख करना चाहिए कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या होगा। चार्ट होगा, मॉडल होगा, क्या क्या चीजें होंगी। चौक डस्टर नहीं होगा। दीज आर द कंपल्सरी एड्स। इसके बाद एक्टिविटीज क्या क्या कराएंगे आप, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, लेक्चर लेंगे, बच्चों से कोई एक्टिविटी कराएंगे। तो एक्टिविटी भी आपको जो उस शीर्षक से संबंधित रिलेवेंट है, उन चीजों को आपको सेलेक्ट करके अपने पाठ्य योजना में सम्मिलित करना चाहिए। तो आप विद्यार्थियों का मूल्यांकन करेंगे कि जो शिक्षण कार्य आज आपने किया, जो पाठ्य योजना आपने बनाई है, उस पाठ्य योजना संबंधित उनको कितना ज्ञान प्राप्त हुआ, कितनी जानकारी प्राप्त हुई। इस चीज को देखने के लिए आपको लेसन प्लान में मूल्यांकन की प्रक्रिया को भी स्पष्ट तरीके से रेखांकित किया जाना चाहिए। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। यस सर। इसके बाद आपको फिर पावर, ऐसा आपको करना चाहिए कि लेसन प्लान में, पाठ्य योजना में इस तरह से कंटेंट को, शिक्षण बिंदुओं को आप इंट्रोड्यूस करिए, ऐसे रखिए कि बच्चों में एक तार्किक क्षमता का विकास हो, चीजों को विश्लेषित कर सकते हो, उस पर समालोचनात्मक चिंतन कर सकते हो। इस तरह से पाठ्य योजना के कंटेंट को आपको बनाना चाहिए। और जब आप शिक्षण कार्य कर रहे हो तो प्रत्येक शिक्षण बिंदु से संबंधित, या यूं कह लें कि संपूर्ण शीर्षक में जो भी कंटेंट आपने डिलीवर किया, उसका सारांश आपको अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा होना चाहिए। और लास्ट में जब आप लेसन प्लानिंग में भी उस चीज को आप लिखेंगे कि समरी क्या होगी, क्योंकि पूरा कंटेंट आप प्रस्तुतिकरण के दौरान, प्रेजेंटेशन के दौरान आप करेंगे, तो उसकी समरी भी आपको अपने पाठ्य योजना में लिखनी है कि समरी कैसे होगी, या समरी में किन किन चीजों का आप लिखेंगे। जैसे आपने कहा कोशिका, यदि आप पढ़ा रहे हैं तो कोशिका की खोजकर्ता, कोशिका के भाग, कोशिका के अंगक, कोशिका के कार्य, कोशिका की संरचना, जो भी आप बताने चाह रहे हैं उससे संबंधित समरी उसकी आपको लिखा होना चाहिए। जैसे कोशिका के बारे में अगर आप बता रहे हैं, मान लीजिए पहला ही लेक्चर आप है कोशिका की संरचना, तो आप उसके खोजकर्ता का नाम लिखिए, वहां किस सन में लिखा, किसने खोजा,
कौन कौन से भाग हैं, इस तरह से आप उसको समराइज करके अपने पूरे 40 मिनट के प्लान को समराइज करके आपको ब्लैक बोर्ड पे भी लिखना है, और वही चीज आपके लेसन प्लान में भी लिखी होगी। और आप स्पष्ट रूप से जब भी आप शिक्षण कार्य कर रहे हो तो शिक्षण कार्य करने के बाद बच्चों को कोई ना कोई कार्य दीजिए। उनको दत्त कार्य दिया जाना चाहिए, घर में जाकर के करें या खाली समय में वो उससे संबंधित और चीजों को एक्सप्लोर करें। इसके लिए आपको असाइनमेंट देना चाहिए, दत्त कार्य देना चाहिए, ताकि वो उससे संबंधित और चीजों को ढूंढें, और आपको इसके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो भी आपको लगता हो कि क्या हो सकता है इससे संबंधित और सूचना कहाँ से मिल सकती है, उसको भी आपको बताना चाहिए। और उसके मेनली जो रेफरेंसेस हैं, जो संदर्भ संदर्भ हैं, उन संदर्भ सामग्री को भी आपको बताना चाहिए कि आप इस वेबसाइट पे या इस पुस्तक में या फलां के लेक्चर में या फलां वीडियो में आप और चीजें देख सकते हैं। ये चीज आपको स्पष्ट तरीके से बताना चाहिए, ये भी आपको लेसन प्लान में इंक्लूड होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिस प्रिंसिपल्स के आधार पे आप एक अच्छा पाठ्य योजना बना सकते हैं। दूसरी बात आती है कि हमारा फॉर्मेट क्या होगा, प्रारूप क्या होगा। तो इस पे हमने आपसे चर्चा किया कि जो ब्लैक बोर्ड का और जो आपका लेसन प्लान की पुस्तिका होगी, उस पे आपको इसी क्रम में, इसी प्रारूप में ये 9 सूचनाएं आपको लिखनी है, चाहे हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में हो। इसमें आप कोई बदलाव नहीं करेंगे। ये क्या है, ये एक परंपरा है जिसको हम लोग मान रहे हैं कि हमको यही करना है, और सबका एक जैसा पाठ्य योजना बने। इसलिए जरूरी है कि सब लोग सबसे पहली बात दिनांक लिखेंगे। जिस जिस दिनांक को आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो नहीं है, जिस दिनांक को आप वो शिक्षण कार्य करेंगे, और उस दिन कौन सा है, वह दिन कौन सा है, मंडे है, ट्यूसडे है, सोमवार है, मंगलवार है, जो भी आपका है। और यहाँ पर जो लोग छात्राध्यापक होंगे वो लोग छात्राध्यापक लिखेंगे, जो लोग छात्राध्यापिका होंगे वो लोग छात्राध्यापिका होंगे, दोनों नहीं लिखेंगे। जेंडर का बहुत ध्यान दीजिएगा, और आप लोग पहले सेमेस्टर में पढ़े भी हैं जेंडर स्कूल सोसाइटी। तो यहाँ पर आपको छात्राध्यापक अपना नाम लिखना है। फिर विषय क्या होगा, जो भी आप, जैसे भी जीव विज्ञान पढ़ा रहे थे, जीव विज्ञान उप विषय के अंतर्गत जीव विज्ञान को आप बांट सकते हैं जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में। हालांकि जिस स्तर पर आप शिक्षण कार्य करेंगे वहां कोई विषय या उप विषय नहीं होगा, लेकिन ये आपके संदर्भ में है, आप किस विषय को पढ़ा रहे हैं। आपको यदि 40 लेसन प्लान पढ़ाना है या 42 लेसन प्लान पढ़ाना है, तो 20 आपके फिजिकल साइंसेज से, 20 आपके बायोलॉजिकल साइंसेज से होने चाहिए। तो 20 बायोलॉजिकल साइंसेज में आप 10 जंतु विज्ञान से, 10 वनस्पति विज्ञान से, ऐसे आप कैटेगराइज कर सकते हैं, ताकि आप दोनों विषयों को वहां पर बता सकें कि हमने दोनों का शिक्षण कार्य किया है। फिर यहाँ पर प्रकरण होगा, और प्रकरण हमने कहा कि जब इंट्रोडक्शन स्किल, पाठ प्रस्तावना कौशल जब आप कर रहे होंगे, तो ये शुरुआती दौर में आप क्लास में जाकर के ये सारे फॉर्मेट भरेंगे, लेकिन प्रकरण लिखेंगे नहीं। जब प्रस्तावना की बात हो जाएगी, प्रस्तावना बच्चों के मुख से समस्यात्मक प्रश्न होगा, तब आप उद्देश्य कथन कहते हुए प्रकरण का नाम लिखेंगे। किस कक्षा में आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, कौन सा पीरियड है, और कितने अवधि का वह कालखंड है, ये भी आपको यहाँ पर लिखना है। चाहे हिंदी में लिख रहे हो या अंग्रेजी में लिख रहे हो, तो फॉर्मेट में आप कोई बदलाव नहीं करेंगे। फॉर्मेट आपका एज सच यही होगा, चाहे फिजिकल साइंसेस का हो, चाहे बायोलॉजिकल साइंसेस का हो, सोशल साइंसेस का हो, लिटरेचर का हो, हिंदी, संस्कृत, जो भी आपका है वो, उसमें आपका फॉर्मेट पाठ्य पुस्तिका पे या जो पाठ्य योजना पुस्तिका है उस पर, और श्यामपट पर आपको इसी वे में आपको लिखना है। दूसरी बात यहाँ पर आएगी जनरल एम्स की या सामान्य उद्देश्यों की, जो आपके विषय से संबंधित होगा, जैसे जीव विज्ञान से संबंधित होगा, या वनस्पति विज्ञान से संबंधित हो सकता है, या जंतु विज्ञान से संबंधित हो सकता है। इसमें आप लिखेंगे कि द स्टूडेंट्स विल एबल टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थियों में मानसिक व तार्किक क्षमता का विकास हो सकेगा जीव विज्ञान से संबंधित। डेवलप एटीट्यूड इन इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग बायोलॉजी, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस बिहेवियर, और डेवलप एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इन देयर लाइफ। दीज आर द जनरल एम्स, ये सामान्य उद्देश्य हैं जो आपके जीव विज्ञान से संबंधित आप लिख सकते हैं। केवल यही नहीं है, इससे ज्यादा भी है। आप अन्य संदर्भों को भी देख करके उसके हिसाब से भी अपना ये जनरल एम्स लिख सकते हैं, लेकिन इट मस्ट बी रिलेटेड विद योर सब्जेक्ट। इसके बाद आती है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की, जो विशिष्ट रूप से आपके शीर्षक से संबंधित होगा।
कौन सा शीर्षक? जो शीर्षक की हमने आपसे बात करी यहां, ये प्रकरण, जो प्रकरण आज आप पढ़ाने जा रहे हैं 45 मिनट में, कक्षा 7 की दूसरी कक्षा में 45 मिनट में जो आप प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं, जंतुओं का वर्गीकरण, उससे संबंधित आपकी पाठ्य योजना के विशिष्ट उद्देश्य लिखे जाएंगे। और जो विशिष्ट उद्देश्य होंगे वो ज्ञान के आधार पे हो सकते हैं, और ज्ञान को आप रिमेम्बरिंग की तरह जानते हैं, जिसमें आप रिकॉर्ड रिकॉग्निशन के क्वेश्चंस रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स रख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के ऑब्जेक्टिव्स रख सकते हैं, एप्लीकेशन के ऑब्जेक्टिव्स रख सकते हैं, स्किल के ऑब्जेक्टिव्स रख सकते हैं, और क्रिएशन के ऑब्जेक्टिव्स या क्रिएशन के विशिष्ट उद्देश्य आप रख सकते हैं अपने उस स्पेसिफिक टॉपिक से संबंधित। आपका जो विशिष्ट शीर्षक है जिसको आज आप पढ़ाने जा रहे हैं, उससे संबंधित आपके इतने जो विशिष्ट उद्देश्य हैं ये उस विषय से संबंधित हो सकता है। एग्जाम्पल यदि हम लें तो कैसे कह सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ द लेसन पीपल विल बी एबल टू डिफरेंशिएट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। यदि आप कोशिका बताने जा रहे हैं तो आपके उस 45 मिनट की शिक्षण कार्य के दौरान विद्यार्थी इस बात में सक्षम होंगे कि वह जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका की विशेषताओं में अंतर कर सकेंगे कि दोनों क्या क्या विशेषताएं हैं। या और दूसरा, आइडेंटिफाई एंड नेम एटलीस्ट 6 ऑर्गेनेल्स इन द सेल। कोशिका में कम से कम 6 कोशिका के अंगकों का नाम पहचान सकेंगे। ये आप उनकी, अगर आप कोशिका बता रहे हैं तो उसके लिए ये एक ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। या फिर यदि आप कोशिका बता रहे हैं तो मैच इफेक्टिवली द फंक्शन टू द ऑर्गेनेल ऑन अ सेल मॉडल। जो आप कोशिका का मॉडल, जो आदर्श आप बनाना चाहते हैं, वो मैच कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि जो अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं, जो अलग अलग अंगक हैं, उनके कार्य क्या हैं। सपोज कीजिए आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया और गाल्जी बॉडी बताया, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी बॉडी के क्या फंक्शंस हैं, इसमें वो इफेक्टिव तरीके से मैच करके उनकी मैच कर सकते हैं। और आप चाहे तो इसमें आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, ये बनाने के ऊपर है कि कैसा आप बनाते हैं। और एक आप ये भी कह सकते हैं कि बिल्ड 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ ए प्लांट और एनिमल सेल। जब आप क्रियात्मक, क्रिएटिविटी वाली बात करते हैं, क्रिएट करने के लिए कि उनकी साइकोमोटर डोमेन के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि वनस्पति कोशिका या जंतु कोशिका की त्रिविमीय संरचना बना सकेंगे। जब आप उनको बताएंगे इन सारी चीजों को, तो वो उसका आरेख खींच करके 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल, जो भी आप, जैसा भी आप उद्देश्य रखें वैसे उद्देश्यों को रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाने चाहिए। नेक्स्ट जो बात आएगी वो आएगी प्रेजेंटेशन के पहले आपको क्या क्या करना है। ये तो जनरल सी बात हो गई, ये भी आपको कक्ष में नहीं करना, ये सब आपको ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखना। ये आप क्लासरूम में बस जाकर के केवल ऊपर के ब्लैक बोर्ड के फॉर्मेट को लिखा। अभी जब आपकी माइक्रो टीचिंग होगी तो काफी चीजें आपको क्लियर होंगी, लेकिन प्रस्तुतिकरण के पहले आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो आपको पहले विद्यार्थियों का प्रीवियस नॉलेज चेक करना है। जो विद्यार्थी हैं, जिस कक्षा, जो भी कक्षा आपको आवंटित की गई है, उस कक्षा के विद्यार्थियों का उस शीर्षक से संबंधित पूर्व ज्ञान क्या है। यदि आप कोशिका बताने जा रहे हैं तो कोशिका से संबंधित वो पूर्व ज्ञान कैसा रखते हैं, इस बात को टेस्ट करना। ये लिखा जाएगा आपके पाठ्य योजना में, प्रीवियस नॉलेज लिखा जाएगा। जैसे आप लिखते हैं कि विद्यार्थियों को कोशिका से संबंधित सामान्य जानकारी है, इस तरह से आप स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखेंगे इसके आगे। फिर टीचिंग पॉइंट्स लिखेंगे कि आज के जो आप शिक्षण कार्य, मान लीजिए कोशिका की संरचना यदि आप बताने जा रहे हैं या कोशिका के प्रकार यदि आप बताने जा रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से शिक्षण बिंदु होंगे। तो एक आप लिख सकते हैं कोशिका की परिभाषा, या कोशिका के खोजकर्ता और परिभाषा, ऐसे कह सकते हैं आप, वहां पर बताइए। दूसरा, कोशिका के प्रकार के अंतर्गत आप रख लीजिए जंतु कोशिका, वनस्पति कोशिका। और तीसरा पॉइंट आप कह सकते हैं जंतु कोशिका तथा वनस्पति कोशिका में अंतर। तो इस तरह से आप 3 शिक्षण बिंदु, जैसा आपका समय अलाउ करे, है ना, जैसा आपका प्रीवियस नॉलेज होगा विद्यार्थियों का, जैसा उनका स्तर होगा, उस स्तर के हिसाब से आपके शिक्षण बिंदु यहाँ पर लिखे जाएंगे। आपकी पाठ्य योजना में इन चीजों का स्पष्ट उल्लेख होगा।
और आपको यहाँ पर शिक्षण बिंदु ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 3 ही होगा, 2 भी हो सकता है, छोटे छोटे शिक्षण बिंदु होते हैं 4 भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंटेशन एंड प्रीवियस नॉलेज ऑफ योर स्टूडेंट। ये इसी बात पे डिपेंड करेगा कि आप शिक्षण बिंदु में क्या क्या चीजें उनको बताने जा रहे हैं। तो शिक्षण बिंदु लिखे होंगे, इसके बाद लिखा होगा कि इन शिक्षण बिंदुओं को पढ़ाने के लिए या स्पष्ट रूप से व्याख्या करने के लिए आप सहायक सामग्री क्या प्रयुक्त करेंगे। और मेरा अपना मानना है कि कोई सा भी ऐसा पाठ्य योजना नहीं है जिस पाठ्य योजना में किसी प्रकार की सहायक सामग्री न बने, और खासतौर से विशेष रूप से जब हम जीव विज्ञान की बात करते हैं। तो आपको प्रत्येक पाठ्य योजना के लिए निश्चित रूप से कोई न कोई शिक्षण सहायक सामग्री को आपको बनाना है। लेकिन यह शिक्षण सहायक सामग्री आपका चौक नहीं होगा, खड़िया नहीं होगा, डस्टर नहीं होगा, बेंच और कुर्सी नहीं होगी। ये कोई आपके शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, ये आपकी आवश्यक सामग्रियां हैं। इसलिए आप यहाँ पर यदि चार्ट बनाते हैं तो चार्ट का नाम आ सकता है, मॉडल बनाते हैं तो मॉडल का नाम आ सकता है, कोई यदि वास्तविक वस्तु कक्षा कक्ष में दिखाना चाहते हैं तो वो हो सकता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री आपको यहाँ पर स्पष्ट तरीके से लिखना है कि कोशिका का चित्र दिखाते हुए या कोशिका को दर्शाता हुआ मॉडल या कोशिका के अंगकों का चार्ट, इस तरह से आपको यहाँ पर स्पष्ट करके यहाँ पर लिखना है टीचिंग एड में। नेक्स्ट आपको लिखना है टीचिंग मेथड, कि जो शिक्षण बिंदु आप उनको बताने जा रहे हैं वो शिक्षण बिंदु किस विधि से आप पढ़ाएंगे, उस शिक्षण बिंदु का क्या होगा शिक्षण बिंदु। क्लास के बाद अभी लेते हैं अंशुल आपके प्रश्न, क्लास के बाद ओके आप लोग नोट करके जाइए, क्लास के बाद आपसे पूरे प्रश्न हम आपके लेंगे। तो दूसरा जो बात हमने आपसे कही कि टीचिंग पॉइंट्स के साथ शिक्षण बिंदुओं के साथ आपको यहाँ पर उनकी शिक्षण सहायक सामग्री और शिक्षण की विधि भी आपको लिखनी है। और आप अभी मेथोडोलॉजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में या पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में तमाम तरह की विधियां अभी आपको पढ़नी है। डेमोन्स्ट्रेशन विधि है, आगमन निगमन विधि है, प्रदर्शन विधि है, व्याख्यान विधि है ना, ऐसे बहुत सारी विधियां आप अभी आपके सिलेबस में होगा, आप पढ़ेंगे। तो वो शीर्षक आप किस विधि से स्पष्ट करेंगे, कौन सी विधि होगी। आप प्रदर्शन करेंगे कक्षा कक्ष में, कोई गतिविधि कराएंगे, व्याख्यान देंगे, या किसी प्रकार का आप उनको एक्टिविटी कराएंगे। इन सारी विधियों का एक दो विधियों का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, या आगमन निगमन विधि होगा। तो ये सारी आपको टीचिंग मेथड्स यहाँ पर स्पष्ट तरीके से आपकी पाठ्य योजना में लिखनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट अब आपका आएगा बिफोर प्रेजेंटेशन में, अभी हम चल रहे हैं प्रस्तुतिकरण के पहले, जब आप अपना वास्तविक शीर्षक जो आपने निर्धारित किया है वो वास्तविक शीर्षक आपने अभी प्रस्तुत नहीं किया, ये अभी प्रेजेंटेशन के पहले की बात है, ये अभी आप प्लानिंग कर रहे हैं पाठ्य योजना में कैसे आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आपका आएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना कैसे, बाय यूजिंग इंट्रोडक्शन स्किल, इस पे आपको अभ्यास कराया जाएगा कैसे आपको प्रस्तावना करनी है। इसके लिए एक विशेष कौशल है जिसको आप पाठ प्रस्तावना कहते हैं, अर्थात कक्षा कक्ष में जाने के बाद विद्यार्थी अपने पाठ को या अपने शीर्षक को कैसे इंट्रोड्यूस करेगा। ये नहीं कि आप क्लास में गए और शुरू हो गए राजधानी एक्सप्रेस की तरीके। आपको अपनी कक्षा में उस शीर्षक को एक प्रॉपर तरीके से एक कौशल का प्रयोग करते हुए सभी विद्यार्थियों के समक्ष इंट्रोड्यूस करना है, और वो कैसे करना है ये आपको विभाग का कोई एक शिक्षक डिटेल में इनके सारे घटकों के साथ, इनके सारे कंपोनेंट्स के साथ आपको बताएगा, आपकी इस पे प्रैक्टिस भी होगी। तो यहां पर फिर आप इंट्रोडक्शन करेंगे, किसके लिए, शीर्षक का नाम लिखने के लिए। इसके बाद आप उद्देश्य कथन कहते हुए कि आज हम, जो भी आपका शीर्षक होगा, फला के बारे में अध्ययन करेंगे, या फला के बारे में जानेंगे, या फला के बारे में समझेंगे, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो आपको यहाँ स्टेटमेंट, एक लाइन का स्टेटमेंट करेंगे। तो ये प्रस्तुतिकरण के पहले आपका स्टेटमेंट ऑफ एम होगा, उद्देश्य कथन होगा कि आज आप किस उद्देश्य को लेकर के कक्षा कक्ष में उपस्थित हुए हैं, ये स्टेटमेंट आप पूरी कक्षा में करेंगे। तो ये बिफोर प्रेजेंटेशन की बात हुई। दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि प्रेजेंटेशन के स्टेप में ये सारी चीजें जो आप अगर हर स्टेप की बात अगर करें तो
पहले का स्टेप है जिसमें आप प्रिपरेशन और इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, जहां पर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लेसन को। दूसरा स्टेप है हर्बर्शियन स्टेप में, जिसको प्रेजेंटेशन का स्टेप कहते हैं या प्रस्तुतिकरण का सोपान कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको प्रेजेंटेशन स्टेप को 3 कॉलम में आपको डिवाइड करना है। जो आपकी पाठ्य योजना बनेगी वो पाठ्य योजना आपको 3 भागों में आपको विभाजित करनी है। जो आपकी कॉपी है, जो लेसन प्लान का जो आपका रजिस्टर होगा या जैसा भी आप बनाते हैं, स्पाइरल बाइंडिंग होगी, जो भी आप बनाते हैं, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स या 3 कॉलम्स। वो कौन कौन से कॉलम होंगे? जैसे आपका ये मान लीजिए आपका पूरा एक पेज है, तो जो हाशिए वाला कॉलम है, मान लीजिए हाशिए वाला कॉलम को आपने यहां से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये हाशिए वाला कॉलम हो गया। और क्लासरूम में सबसे ज्यादा एक्टिविटी कौन करता है? चैट बॉक्स में लिखिए। क्लासरूम में जब शिक्षक कक्ष में होता है तो शिक्षक सबसे ज्यादा विद्यार्थी और शिक्षकों में से सबसे ज्यादा गतिविधि किसकी होती है? चाहे बोलने में या कोई भी बात करने में सबसे ज्यादा गतिविधि किसकी होती है? चैट बॉक्स में लिखिए, आपको क्या लगता है कि कक्ष में सबसे ज्यादा गतिविधि कौन करेगा? शिक्षक करेगा या छात्र करेगा? क्या लगता है आपको? टीचर। ठीक है, कक्ष में सर्वाधिक गतिविधि करने वाला जो शख्स होता है वो होता है शिक्षक। तो जब शिक्षक होगा तो निश्चित रूप से शिक्षक का कॉलम बड़ा बनाना चाहिए, है ना? यदि आप शिक्षक को मानते हैं कि नहीं शिक्षक होगा, तो शिक्षक का कॉलम जो होगा वह बड़ा होगा। ये अगर कॉलम का हो गया, मान लीजिए 3 कॉलम कौन कौन से होंगे? तो पहला कॉलम होगा प्री डिटरमाइंड टीचिंग पॉइंट्स। मान लीजिए आपने जो हाशिया खींचा है, हाशिया में आपने लिख दिया शिक्षण बिंदु। जो आप पिछली बार हमने आपसे चर्चा किया कि 3 शिक्षण बिंदु या 4 शिक्षण बिंदु या 2 शिक्षण बिंदु जो आप लेते हैं, वो शिक्षण बिंदु बारी बारी से लिखे जाएंगे, पहली शिक्षण बिंदु से संबंधित। और दूसरा जो कॉलम होगा वो होगा प्यूपिल टीचर की एक्टिविटी का, और जो तीसरा कॉलम होगा वो होगा स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी आप ही कह रहे हैं कि शिक्षक की गतिविधि ज्यादा होगी, तो यदि इतना बड़ा आपका पेज है तो इतने बड़े पेज में मान लीजिए आप इसको थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं, यहां तक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सबसे छोटा होगा क्योंकि शिक्षण बिंदु आपको 1-2 शब्द लिखने हैं, तो सबसे छोटा होगा। फिर प्यूपिल टीचर की एक्टिविटी ज्यादा होगी तो आप ये बना सकते हैं कि ये प्यूपिल टीचर की एक्टिविटी है और ये स्टूडेंट के रेस्पॉन्सेज हैं। जाहिर सी बात है कि शिक्षण बिंदु सबसे छोटा आपको कम लिखना है तो ये छोटा कॉलम होगा, उससे बड़ा कॉलम विद्यार्थियों की अनुक्रिया का होगा, और सबसे बड़ा कॉलम जो होगा वो आपके प्यूपिल टीचर्स की या जो छात्राध्यापक छात्राध्यापिका की गतिविधि होगी, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी जाएंगी। तो आपको प्रेजेंटेशन के स्टेप में यहाँ पर आप डालेंगे ऊपर, इस कॉलम के ऊपर लिखेंगे प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन, और यहाँ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, यहाँ लिखेंगे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका गतिविधि, और यहाँ पर लिखेंगे आप विद्यार्थी की अनुक्रिया। जो गतिविधि आप करेंगे उसके लिए स्टूडेंट कैसे रिस्पॉन्स करेंगे वो चीज यहाँ आएगी। तो ये आपको 3 भाग में डिवाइड करना है प्रस्तुतिकरण। इसके पहले कोई कॉलम नहीं है, इसके पहले किसी प्रकार के स्तंभ बनाने की बात हमने नहीं कही। हमने बात कही आपसे कि इस फॉर्मेट में, इस प्रारूप में प्रस्तुतिकरण के दौरान आपको ये 3 कॉलम बनाने हैं, उसके पहले कोई कॉलम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आप करेंगे कि प्रत्येक शिक्षण बिंदु, जैसे मान लीजिए आपने यहां लिखा प्रथम शिक्षण बिंदु 1 नंबर डाला, और यहाँ पे मान लीजिए आपने लिखा कोशिका की परिभाषा और खोजकर्ता, मान लीजिए आपने ये लिख दिया, इसमें ऐसे 2-3 लाइन में लिख दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा, या थोड़ा बड़ा कॉलम होगा तो आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं। आपको पूछना है कि जैसे मान लीजिए आपने कहा कि कोशिका, 1-2 प्रश्न ऐसे पूछे जो बच्चे बता सकते हो, है ना। जैसे आप अगर पहले उनको कोशिका बताए होंगे, या कोई बच्चा पढ़ करके आया होगा तो पूछेंगे कि कोशिका की खोज किसने की थी, या कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। अब जब बच्चे नहीं जानते होंगे तो उनके लिए समस्यात्मक होगा, तब आप फिर कथन कहेंगे। तो वही बात यहाँ पर है कि ईच टीचिंग पॉइंट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड बाय डेवलपमेंटल क्वेश्चंस। विकासात्मक प्रश्नों के साथ ही आपको प्रत्येक शिक्षण बिंदु की यहाँ पर शुरुआत करनी है। कुछ प्रश्न पूछेंगे, फिर कथन कहेंगे, फिर प्रश्न पूछेंगे, फिर कथन कहेंगे। इस तरह से आपको
जो हम कह रहे हैं विद्यार्थियों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, विद्यार्थियों की सहभागिता से आपको प्रेजेंटेशन करना है, तो आपको प्रश्नों के माध्यम से डेवलपमेंटल क्वेश्चंस पूछ करके फिर कथन कह करके आपको अपनी एक्टिविटी करनी है। और जब आप प्रश्न पूछेंगे तो विद्यार्थी क्या रिस्पॉन्स दे सकते हैं वो आपको पता होगा कि आपकी क्लास का स्तर क्या है, तो आप यहाँ पर संभावित उनकी अनुक्रियाएं जो होंगी वो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जो विद्यार्थियों की काम होगा वो विद्यार्थियों के कॉलम में, जो शिक्षक का कार्य होगा वो शिक्षक के कॉलम में। प्रश्न पूछने का काम शिक्षक का होता है तो शिक्षक में आएगा, उत्तर देने का काम विद्यार्थियों का होता है तो विद्यार्थियों के कॉलम में आएगा, कथन करने का काम शिक्षक का होता है तो यहाँ पर आएगा, विद्यार्थियों का हो सकता है प्रश्न पूछ सकते हैं तो प्रश्न पूछ करके फिर आप कथन यहाँ पे करेंगे। तो इस तरह से आपको प्रत्येक शिक्षण बिंदु, जैसे हमने कहा 1 2 3, जब पहला खत्म हो गया तब फिर यहाँ पर दूसरा शिक्षण बिंदु डालिए। हो सकता है ये आपका प्रेजेंटेशन का पेज 2-3 पेज में जाए, है ना, ऐसा नहीं कि एक ही पेज में खत्म हो जाएगा, ये कम से कम 2-3 पेज में जाएगा। तो आपको फिर दूसरा शिक्षण बिंदु लिखिए, उससे डेवलपमेंटल क्वेश्चन पूछिए, प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आएंगे, फिर कथन कहिए, फिर तीसरे शिक्षण बिंदु पे आइए, उससे डेवलपमेंटल क्वेश्चन पूछिए, फिर कथन पे आइए। तो इस तरह से आपको अपने प्रेजेंटेशन के दौरान डेवलपमेंटल क्वेश्चंस के हिसाब से विद्यार्थियों की अनुक्रियाएं लेनी है। नेक्स्ट बात, लेसन शुड बी डेवलप्ड विद ब्लैक बोर्ड वर्क बाय कोऑपरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। आपको जो भी, जैसे आपने स्टेटमेंट कहा, परिभाषा बताई या रॉबर्ट हुक के बारे में आपने बताया, तो ये सारी चीजें जो आप कथन के रूप में कह रहे हैं, ये सारे, जैसे आपने पहला शिक्षण बिंदु लिया कि कोशिका की परिभाषा तथा खोजकर्ता, या कोशिका की खोजकर्ता तथा परिभाषा। अब इससे संबंधित जो आपने मान लीजिए 10 मिनट 5 मिनट जो भी कथन कहे या एक पैराग्राफ जो भी आपने कुछ कहा, इसके बाद आप उनसे प्रश्न पूछिए। और जैसे मान लिया आपने, ऐसा नहीं कि तुरंत पूछा कि रॉबर्ट हुक ने किया था फिर तुरंत पूछ दिया कि कोशिका की खोज किसने की थी, ये बात नहीं। आप पहले कुछ स्टेटमेंट करिए, उस स्टेटमेंट में से कुछ प्रश्न पूछिए, और वो जो उत्तर उनसे निकल करके आता है वो कहलाते हैं बोधात्मक प्रश्न। जब आपने पहली शिक्षण बिंदु बता लिया, प्रेजेंटेशन में फर्स्ट टीचिंग पॉइंट जब आपने उनको एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेन करने के बाद उससे संबंधित 1-2 प्रश्न आप पूछ लीजिए, वो उनके बोधात्मक प्रश्न कहलाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जब उनके मुख से निकलता है, आपने कुछ स्टेटमेंट किया कि जैसे आप मान लीजिए क्लास में कहते हैं कि जैसे हम घर बनाते हैं, घर में प्रत्येक घर की जो सबसे छोटी इकाई है वो ईंट है, ईंट से मिल करके हम उसमें बालू और सीमेंट के द्वारा हम घर की ईंट को जोड़ते हैं तो घर तैयार होता है। वैसे ही हमारे शरीर की जो सबसे मूलभूत इकाई है वो कोशिका है, और कोशिका से ही मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है, जो ढांचा हमको ये दिखाई दे रहा है। ऐसे आप कुछ स्टेटमेंट कहेंगे। और इस कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, फलासन में की थी, और उन्होंने, जैसे आप एक परिभाषा भी बता दीजिए उसमें, और कुछ स्टेटमेंट फिर कहिए। फिर स्टेटमेंट करने के बाद उनसे प्रश्न पूछिए कि कोशिका की खोज किसने की थी। कुछ स्टेटमेंट कहने के बाद ऐसा नहीं कि तुरंत बताया, तुरंत प्रश्न नहीं पूछना आपको, अभी आप एक्सप्लेन कर रहे हो, कुछ चीजें बता रहे हो, फिर प्रश्न पूछा, और जब उनके मुख से उत्तर निकल करके आया, किसी एक से प्रश्न पूछा, हमने आपको बताया था कि प्रश्न कैसे पूछना है, और जो आपको क्वेश्चनिंग स्किल बताएगा वो बताएगा कि क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है, कैसे पूछना है। एक लेक्चर में आपसे पहले चर्चा किया भी था, वो चाहे तो वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोऑपरेशन आपको लेना है विद्यार्थियों को, वो बोधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आपको उनका उस शिक्षण बिंदु से संबंधित आपको जज करना है कि कितना जानते हैं। और जब उनके मुख से निकल करके आए किसी विद्यार्थी से, तो आपने उसको ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। किस रूप में? सारांश रूप में, समरी के रूप में। क्यों लिखा? डिस्कवरर या डिस्कवरी ऑफ सेल बाई लिख दिया रॉबर्ट को। ठीक है, डेफिनेशन द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसे आपने उसको समरी के रूप में, आप हर शिक्षण बिंदु से संबंधित आपको लेसन को ब्लैक बोर्ड पे या श्यामपट पर आपको उन विद्यार्थियों की सहभागिता से विकसित करके लिखना है। आपको उसका सारांश डेवलप करना है, और वही चीज पाठ्य योजना में भी आएगी। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कुछ फॉर्मेट, जैसे पिछली बार आप लोगों ने कुछ फॉर्मेट शेयर कर रहे थे, तो यहीं पे श्यामपट सारांश का आ रहा था। ठीक है, कि श्यामपट कार्य यहीं पे आ रहा था। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि आपको फॉर्मेट में केवल 3 कॉलम बनाने हैं, और जब प्रस्तुति आगे हम बताएंगे कि कहाँ पे श्यामपट सारांश लिखना है। श्यामपट सारांश पूरा श्यामपट पे क्या लिखा जाएगा, वो पूरा चीज वहां पे आ जाएगा।
यहाँ पर आप इससे संबंधित सब, ये भी सही है कि आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन हम एक फॉर्मेट को अपनाएंगे सबके लिए कि आपको श्यामपट्ट सारांश लास्ट में लिखना है और पूरे शिक्षण से संबंधित, पूरे शीर्षक से संबंधित जो भी सारांश होगा उस सारांश को आपको उस ब्लैक बोर्ड पे वहां पे लिखना है। इस तरह से आपके लेसन प्लान में वो चीज इंक्लूड होगा। इसके बाद जब आपका सभी शिक्षण बिंदु का एक्सप्लेनेशन आप कर चुके होंगे, जब तीन वाली शिक्षण बिंदु आपने लिया और तीनों शिक्षण बिंदुओं का प्रारंभ आपने विकासात्मक प्रश्नों से किया, कथन किया, व्याख्या की, उदाहरण दिए, पुनर्बलन दिया, उद्दीपन व भिन्नता किया, पृष्ठपोषण दिया, इसके बाद उनसे बोधात्मक प्रश्न पूछा, जब सभी शिक्षण बिंदुओं से संबंधित आपका शिक्षण कार्य हो जाए, जो भी आपने पाठ्य योजना में बना रखा है, इसके बाद आप क्लोजर स्टेटमेंट देंगे। क्लोजर स्टेटमेंट क्या होगा? जैसे आपने उद्देश्य कथन कहा था, स्टेटमेंट ऑफ एम कहा था कि आज हम इसके बारे में जानेंगे या पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे, तो यहां पर आप कहेंगे कि आज हमने इस फला शीर्षक के बारे में जाना, या फला शिक्षक के बारे में फला शीर्षक के बारे में हमने अध्ययन किया, या हमने ये चीजें जाना। जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप क्लोजर स्टेटमेंट में कहेंगे। ये भी आपको कोई एक स्किल बताएगा कि क्लोजर स्टेटमेंट में क्या आपको कहना है। नेक्स्ट बात आती है कंपैरिजन एसोसिएशन की, जो कि तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है हर्बर्सियन स्टेप का। इसके दौरान जो भी घटनाक्रम आप शिक्षण कार्य के दौरान कर रहे हैं, जो भी घटनाएं हैं, जो भी एप्लीकेशन आप जो भी चीज उनको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, उन सभी शिक्षण बिंदुओं को आपको आपस में रिलेट करके, कंपेयर करके उनको विद्यार्थियों को बताना है ताकि चीजें उनको स्पष्ट हो जाए। जैसे कोशिका में हमने कहा कि कोशिका के खोजकर्ता और कोशिका की परिभाषा, कोशिका के प्रकार में आपने जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका बताई। तो जंतु कोशिका वनस्पति कोशिका में मान लीजिए यदि आप कहते हैं कि सेल वॉल का डिफरेंस होता है, जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होता, वनस्पति कोशिका में सेल वॉल होता है, तो ये आपको जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में एक अंतर, जो कंपैरिजन आपको करके वहां पर उनको बताना है। जब आप इस चीज को, जब आप जंतु कोशिका वनस्पति कोशिका बता रहे होंगे, तो वहां पर आपको इन दोनों शिक्षण बिंदुओं से संबंधित आपको कंपैरिजन करके चीजों को बताना है। ये भी चीजें वहां पे लिखी होनी चाहिए और उसको एसोसिएट करना है किसी दूसरी मटेरियल के साथ। मान लीजिए आप कभी अगर उसके आगे के प्लान में यदि आप उनको टिश्यू बता रहे हैं, ऊतक बता रहे हैं, तो ऊतक में मान लीजिए आप उनको पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, इस तरह की चीजें यदि आप उनको बता रहे हैं, तो इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर लेसन प्लान कि कैसे आपने कंपेयर किया। यदि आप स्क्लेरेन्काइमा पैरेन्काइमा के बीच यदि आप डिफरेंशिएशन बता रहे हैं, तो कैसे आपने कंपैरिजन किया, वो कंपैरिजन की बात भी आपकी पाठ्य योजना में इंक्लूड होगी। एंड टीचर एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन टू सब्जेक्ट्स। ये बात तो हो गई। आप वनस्पति, मान लीजिए वनस्पति विज्ञान आप बता रहे हैं, वनस्पति विज्ञान, तो यहां पर आपको उससे संबंधित जो दूसरे विषय हैं, जैसे मान लीजिए आप माउंटिंग करते हैं या स्टेनिंग करते हैं, जूलॉजी में भी करते हैं, बॉटनी में भी करते हैं, तो दोनों के बीच रिलेशनशिप स्थापित करना है कि जब हम इयोसिन या सेफ्रोनिन या फास्ट ग्रीन से जब हम किसी चीज का स्टेन करते हैं, तो वो स्टेन के दौरान जंतु कोशिका वनस्पति कोशिका के बीच स्टेनिंग में क्या डिफरेंस है, या परमानेंट स्लाइड या जो आपका टेम्पररी स्लाइड बनती है उसमें क्या डिफरेंस है, या इस आधार पर जब उनको प्रैक्टिकल भी किए होंगे तो आप इन दोनों के बीच रिलेशनशिप, जब सेल आप बता रहे होंगे तो सेल के साथ आपको विभिन्न तथ्यों के साथ, विभिन्न विषयों के साथ आपको उसका संबंध स्थापित करना है। शिक्षक का ये कार्य है, ताकि जब आप संबंध स्थापित करेंगे जंतु कोशिका वनस्पति कोशिका, मान लीजिए हम आपसे अगर चर्चा कर रहे हैं, तब वो दोनों में डिफरेंशिएशन समझ पाएगा कि जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में क्या अंतर है। इस बात को आपने केवल जंतु कोशिका ये, वनस्पति कोशिका ये और कंपैरिजन नहीं किया, तो दोनों की समझ उसकी उतनी सही नहीं विकसित होगी। एंड आल्सो बिटवीन द फैक्ट्स एंड इवेंट्स ऑफ वन सब्जेक्ट एंड द फैक्ट्स एंड इवेंट्स ऑफ द अदर सब्जेक्ट्स। एक विषय के जो तथ्य हैं, जो घटनाएं हैं, उसको आपको उस विषय से संबंधित दूसरे विषयों के तथ्य और घटनाओं के साथ आपको कंपेयर करना है, एसोसिएट करना है, रिलेट करना है, ताकि दूसरे विषय, जैसे आप इससे संबंधित हो सकता है, आप बायोटेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, आप जूलॉजी से संबंधित आप बात कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो बायोलॉजी की बात कर सकते हैं, आप सेल बायोलॉजी की बात कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इसके डिसिप्लिन, केमिस्ट्री की कहीं कहीं बातें आ सकती हैं, फिजिक्स की कहीं कहीं बातें आ सकती हैं। तो इन विभिन्न विषयों के साथ आपको कोरिलेट करना है।
और नाउ फिर आप कह सकते हैं कि जो शिक्षक होगा कंपेयर्स देम सो दैट द न्यू नॉलेज मे गेट स्टेबलिश्ड एंड क्लैरिफाइड इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। जब आप उनको कंपेयर करके किसी चीज को बताएंगे, तुलनात्मक रूप से उनको उनके समक्ष जब प्रस्तुत करेंगे, तो वो विषय उनके लिए ज्यादा स्पष्ट होगा और उनके दिमाग में जाकर स्थायी रूप से बनेगा और उसकी समझ उनके संबंधित उनसे ज्यादा आसानी से चीजों को वो समझ पाएंगे। तो ये स्टेप आपको प्रत्येक शिक्षण बिंदु के दौरान आपको करना है। चौथा जो स्टेप है वो है जनरलाइजेशन का, जिसको आप कहते हैं सामान्यीकरण का। और सामान्यीकरण के दौरान आप जानते हैं कि आप विद्यार्थियों को कुछ समय देते हैं सोचने के लिए, विचार करने के लिए। जो भी आपने 3 या 4 या 2 शिक्षण बिंदु जो अपने कक्षा कक्ष में प्रस्तुत किया, उस शिक्षण बिंदु से संबंधित आप उनसे कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछते हैं, जो भी हमने आपको बोधात्मक प्रश्न की बात करी। और उसमें विद्यार्थी कुछ समय लेता है, सोचता है। हमेशा प्रश्नों को, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऐसे पूछिए जो उनको सोचने पे मजबूर करे, उनको सोचने के लिए झकझोर दे। इस तरह की चीजों को आपको पूछना चाहिए। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछिए, बोधात्मक प्रश्न पूछिए। और ब्लैक बोर्ड पे समरी जब आप डेवलप करते हैं, तो ब्लैक बोर्ड की समरी में डेवलप करते समय इन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने कहा, शिक्षण बिंदु संबंधित जब विद्यार्थी के मुख से या किसी एक विद्यार्थी के मुख से जब कोई प्रश्न का उत्तर आया, तो आपने उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखा। पहले शिक्षण बिंदु संबंधित हो सकता है 4-5 तथ्य आप लिखें, दूसरे शिक्षण बिंदु संबंधित हो सकता है आप 4-5 तथ्य लिखें, और तीसरे शिक्षण बिंदु संबंधित हो सकता है आप 2-3 तथ्य लिखें। तो ये जो तथ्य आप लिखेंगे प्रत्येक शिक्षण बिंदु से संबंधित, वो आपका श्यामपट्ट का सारांश विकसित होगा। और यहां पर विद्यार्थियों को सोचने समझने की, विचार करने की आप उनको समय देते हैं, ताकि वो उनको सोच करके उसका आंसर दें। और जब आप किसी शिक्षण बिंदु से संबंधित कोई व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, तो व्याख्या के तुरंत बाद आपको ये उनको अवसर देना चाहिए कि वो उन चीजों को सोचें। हमने जो बोधात्मक प्रश्नों की बात करी कि आप विकासात्मक प्रश्नों से शुरुआत करिए, कथन कहिए, स्पष्टीकरण कहिए, व्याख्या करिए, दृष्टांत दीजिए। इसके बाद उनको कुछ समय दीजिए सोचने के लिए। जो भी आपने व्याख्या किया, उस व्याख्या से संबंधित कुछ जब आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछेंगे, बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, तो उसमें उनको सोचने का अवसर मिलेगा। अब ऐसा सोचने का अवसर नहीं कि आप पूरी घंटा भर उनको सोचने के लिए दे दीजिए। मुश्किल से ज्यादा 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट का समय उनको आप दे सकते हैं किसी एक से संबंधित। एंड दे फॉर्मुलेट सच प्रिंसिपल्स एंड रूल्स विच मे बी यूज्ड इन वेरियस सिचुएशंस ऑफ द फ्यूचर लाइफ। ये जो आप उनको सोचने का समय दे रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में, वो उनको उनके अपने नियम बनाने के, अपने सिद्धांत बनाने के लिए उनको वो झकझोरता है, ताकि वो जो फ्यूचर लाइफ सिचुएशंस आएंगी, जो भविष्य में किसी प्रकार के अगर समय आता है, तो कैसे उसको वो यूज करेंगे, इस बात के लिए उनको सोचने का समय वो देता है। और वो अपने उस विषय से संबंधित खुद के सिद्धांत विकसित करते हैं, खुद से उन चीजों को फॉर्मुलेट करते हैं, उनके हाइपोथेसिस बनाते हैं। वो उनका अपना खुद का काम होता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस उनको आप बताते हैं ताकि उनका बोध स्पष्ट हो। और 5वां स्टेप हर्बर्ट ने बताया है, वो है एप्लीकेशन, जिसको आप कहते हैं अनुप्रयोग। जो भी आपने जनरलाइजेशन में उनको किया, अर्थात जो आपने सोचने के लिए उनको दिया, जो भी वो फॉर्मुलेट किए, जो भी उन्होंने प्रिंसिपल बनाए, जो रूल्स आप उन्होंने किसी प्रकार का बनाया, वो उनको रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछने हैं, जिसको आप कहते हैं पुनर्अभ्यास के क्वेश्चन या अभ्यास के क्वेश्चन। आप कहते हैं कि पूरे होल जो आपका पूरा प्रकरण जो आपने प्रस्तुत किया, जो शीर्षक पूरा आपने प्रस्तुत किया, उससे संबंधित रिकैपिचुलेट कर जाए, पूरी पाठ को वो पुनः से स्मरण में आ जाए, जिसको आप पुनः स्मरण क्वेश्चन भी कहते हैं, पुनः स्मरण प्रश्न। ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिससे पूरी पाठ्य योजना के संबंधित सभी शिक्षण बिंदुओं का एक रिकैपिचुलेशन हो जाए। इस बात के लिए आप उनसे प्रश्न पूछते हैं और उनको मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के प्रश्न आप यहां पर पूछते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि आपके जो मूल्यांकन के प्रश्न होते हैं, जो इवेल्युएशन के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको रोलर बोर्ड पे पहले से लिख करके कक्षा कक्ष में जाना है। और रोलर बोर्ड हमने पहले कहा छोटा सा नहीं होगा जो आपके पॉकेट में आ जाए। सभी लोग बड़ा वाला रोलर बोर्ड खरीदेंगे। ये रोलर बोर्ड पे आपके उस पाठ्य योजना से संबंधित, उस शीर्षक से संबंधित रोलर बोर्ड पे आपके प्रश्न पहले से लिखे होंगे।
और भरसक प्रयास करिए कि रोलर बोर्ड पर मूल्यांकन वाले प्रश्न वह प्रश्न न हो जो आपने कॉम्प्रिहेंशन में पूछ लिया है या रिकैपिचुलेशन में पूछ लिया है। इसका रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। इवैल्यूएशन क्वेश्चंस मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस। इसको आपको पहले से रोलर बोर्ड पे कक्ष में जाने के पहले आपको जाना है, और जब रिकैपिचुलेट कर लिया, आपने पुनस्मरण करा दिया, पूरे पाठ का आपने उनको रिवीजन करा दिया 1-2 मिनट में, तब फिर आप उनको मूल्यांकन के प्रश्न पूछिए। और मूल्यांकन के प्रश्न कैसे आपको बनाने हैं ये हमने पहले भी आपसे चर्चा किया है। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग टाइप, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, या फिर ट्रू फॉल्स, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको 4-5 रोलर बोर्ड पे लिख करके पहले से रखने। इसके बाद आपको होमवर्क लिखना है। ये सारा फॉर्मेट आपको बता रहे हैं कि कैसे फॉर्मेट में आपके लेसन प्लान में क्या क्या इन्हीं हेडिंग्स के अंतर्गत लिखी जाएंगी। इसके बाद आपको उनको गृह कार्य देना है। लेकिन जब आप अभ्यास शिक्षण कर रहे होंगे, किसी विद्यालय में आपकी प्रैक्टिस टीचिंग लगी होगी, तो मेरा अपना मानना है कि यदि आप उनके होमवर्क को चेक कर सकते हो तब तो आप उनको होमवर्क दीजिए, अन्यथा उनको होमवर्क न दीजिए। लेकिन होमवर्क कैसे दिया जाता है इसके लिए आप उनको 1-2 लेसन प्लान में उनको लिख करके दे दीजिए। और यदि आप चेक करना चाहते हैं तो चेक करने के लिए आप क्लासरूम के दौरान आपको चेक नहीं करना। जब रेसस होगा तो रेसस में आप उन सभी के पाठ्य योजनाओं को जो उन्होंने असाइनमेंट पूरा किया है, होमवर्क किया, उसको कलेक्ट करिए, घर ले जाइए, सभी विद्यार्थियों को चेक करिए, फिर अगली दिन रेसस में ही उनको आप वापस करिए। आपका शिक्षण प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत लिमिटेड समय के लिए विद्यालय में जाना होगा और सभी शिक्षण के लिए आपको उतने समय में आपको पूरा करना है। तो फिर आपको होमवर्क के लिए समय नहीं है। आपको ये काम यदि आप जो बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो घर पे लेके जाइए, चेक करिए, अगले दिन फिर रेसस में उनको वापस करिए। क्लासरूम में न तो होमवर्क चेक होगा, ना ही उनको कॉपियां लौटाई जाएंगी। क्लासरूम में केवल और केवल शिक्षण का कार्य होगा जो आप शीर्षक बनाए होंगे। ऑब्जर्व वेदर द एक्वायर्ड नॉलेज में बी अप्लाइड टू द न्यू सिचुएशंस। जब एप्लीकेशन के स्टेप में आप होते हैं तो रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस के बाद कुछ इस प्रकार के भी मूल्यांकन के, या आपको भविष्य में ऐसे उनको ऑब्जर्व करना होता है, ऐसे देखना होता है कि जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया या जो भी आपने उनको उस दिन की कक्षा कक्ष में बताया है, वो नई परिस्थितियों में कितना उसका उपयोग करते हैं। जो भी आप उनको ऑब्जर्व करना है, उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। असाइनमेंट भी एक हो सकता है, होमवर्क भी हो सकता है। इसके माध्यम से आप उनको देखने की कोशिश करते हैं कि जो भी आपने उनको कक्षा कक्ष में बताया है, जिस भी शीर्षक से संबंधित, उस शीर्षक से संबंधित वो नई परिस्थिति में किस प्रकार से उसको अप्लाई कर रहे हैं। ये चीज देखना एप्लीकेशन का पार्ट है। इसका कारण क्या है? ताकि जब वो नए सिचुएशन में यदि उसका प्रयोग कर पा रहे हैं, नई परिस्थिति में यदि उन्होंने सीखे गए ज्ञान का उपयोग कर लिया, इट मीन्स कि जो नया ज्ञान था वो उनके मन मस्तिष्क में स्थापित हो गया है। अब वो उसके बारे में जान गए हैं, वो उसको यूज करने लगे हैं। ये चीज एप्लीकेशन में देखा जाता है। और इसके लिए आप बहुत सारे वैलिड रूल्स को अपनाते हैं। आप उनकी वैलिडिटी, उनकी वैधता देखते हैं कि कुछ भी कर देना नहीं, एक निश्चित तरीके से, वैध तरीके से यदि उसको उपयोग कर रहे हैं, यदि उन्होंने वैध तरीके से उन सारे सीखे गए ज्ञान का उपयोग किया, तो इसका मतलब कि वो प्रूव हो गया कि आपने उनको सही शिक्षण कार्य किया था। इसके बाद लेसन प्लान का जो लास्ट लाइन होगी, अंतिम जो आपके लाइंस होंगी, उसमें आपको क्या लिखना है। यहां पर तो आपने एप्लीकेशन ये लिखा नहीं जाएगा, आप रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस लिखे, इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस आपको लेसन प्लान में लिखने हैं, लेकिन लेसन प्लान में भी लिखे होंगे और रोलर बोर्ड पे भी लिखे होंगे। होमवर्क आपको यहाँ लिखना है कि आपने क्या होमवर्क दिया। ये सारी हेडिंग्स हैं। इन हेडिंग्स के बाद अब आपका जो अंतिम लाइन होगी, उस अंतिम लाइन में आपको ये फॉर्मेट अपनाना है। 3 सिग्नेचर होंगे। पहला जो सिग्नेचर होगा वो आपके सुपरवाइजर का होगा, ठीक है। पहला सिग्नेचर तो आप ये कह लीजिए कि आपका होगा, पीपल टीचर का, चूंकि आपने लेसन प्लान बनाया है तो आपका हस्ताक्षर होगा, यहाँ हस्ताक्षर करिए, या यहाँ सिग्नेचर करते तो यहाँ कुछ गैप छोड़ करके यहाँ हस्ताक्षर करिए, या यहाँ हस्ताक्षर करिए, जैसा भी फॉर्मेट आपको बताया जाएगा वैसा करिए। फिर लेसन ऑब्जर्वर, उस दिन आपकी कक्षा में कौन गया, हो सकता है एमएड के कोई विद्यार्थी जाएंगे, या जिनका मेरे अंडर में होगा हम जाएंगे, या जिसका भी जो भी टीचर आपके पास लगागा वो टीचर जाएगा।
वो आपको ऑब्जर्व करेगा कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, उसके सिग्नेचर यहाँ पे होंगे। और यहाँ पर आपके सब्जेक्ट के सुपरवाइजर का सिग्नेचर होगा, जिससे आप यहाँ पर अलाउ कराएंगे। आप लेसन प्लान बनाने के बाद, जैसे हमने पहले ही कहा कि आपको कम से कम एडवांस में 3 लेसन प्लान बनाने हैं और अपने सुपरवाइजर से अलाउ कराना है। आप उनके पास लेकर के जाएंगे लेसन प्लान, ऐसा ऐसा बनाया है। यदि वो उसको अलाउ करता है कि हाँ ठीक है आप इसको पढ़ा सकते हैं, तब तो आप पढ़ाएंगे, नहीं तो पहले रफ बना करके लेके जाइए, उनको दिखाइए, फिर वो कुछ संशोधन बताएंगे, फिर उसको संशोधन के साथ फिर एक बार दिखाइए, और जब वो फाइनल कर देते हैं तब आप पाठ्य योजना पुस्तिका में उसको लिखिए और अपने सुपरवाइजर से अलाउ कराइए, लिखवाइए यहाँ अलाउड, अलाउड फॉर टीचिंग, यहाँ अलाउ करेगा वो। तब फिर आप जाकर के शिक्षण, बिना अलाउ किए कोई भी शिक्षण कार्य आप नहीं करेंगे। आपको प्रत्येक पाठ्य योजना को अपने सुपरवाइजर को दिखा करके ही कक्षा कक्ष में जाना है, और वो उसमें आपको बताएगा कि क्या शिक्षण सहायक सामग्री होगी, क्या, ये सारी चीजें वहां पे आपको बताई जाएंगी। एक बहुत खास बात यहां पर आपको बतानी है कि लेसन प्लान जो आपका है और टीचिंग एड मटेरियल, इसको आपको कंसर्न टीचर को दिखाना है, सुपरवाइजर को, जो भी, जैसे पेडागोजी में बायोलॉजी साइंस की अगर बात कर रहे हो तो बायोलॉजिकल साइंस में अभिषेक जी हैं, हम हैं, तो आपको हम दोनों में से किसी एक का आपके लेसन प्लान पे सिग्नेचर होना चाहिए, अलाउ लिखा हुआ होना चाहिए। यदि मान लीजिए हम भूल जाते हैं या सर भूल जाते हैं तो उनको आप कहिए कि सर अलाउ करना है आपको। तो यहाँ पर आपको कंसर्न सब्जेक्ट टीचर से, सुपरवाइजर से टीचिंग के पहले आपको अलाउ करना है, जो टीचिंग मटेरियल भी साथ लेकर के आएंगे। ऐसा नहीं कि लेसन प्लान लेकर के आएंगे टीचिंग मटेरियल है ही नहीं, क्योंकि आप टीचिंग मटेरियल बहुत सारी गलतियां करेंगे, तो आपको लेसन प्लान विथ टीचिंग एड मटेरियल आपको लेकर के जाना है। और दूसरी बात, यू शुड प्रिपेयर एंड अलाउड एटलीस्ट 3 लेसन प्लान्स इन एडवांस, क्योंकि हो सकता है बीच में छुट्टियां हो, जैसे संडे के दिन आपको सुपरवाइजर नहीं मिलेगा, कभी आपके सुपरवाइजर कहीं और मीटिंग में किसी और काम में बिजी होंगे तो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको ये सजेशन है कि आप एडवांस में पहले से ही 3 लेसन प्लान्स को पहले से बनाइए, उनको अलाउ करा के आप पाठ्य पुस्तिका में पहले से लिखे रहिए लेसन प्लान और टीचिंग एड्स को। तो ये चीजें आपको इतनी चीजें करनी है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये जो 5 स्टेप्स हमने आपसे बताई, हर्बर्सियन स्टेप्स की, प्रिपरेशन इंट्रोडक्शन का, प्रेजेंटेशन का, कंपैरिजन एसोसिएशन का, जनरलाइजेशन का और एप्लीकेशन का, ये सभी सोपान से संबंधित जो हमने आपको हेडिंग्स बताई, वो सारे हेडिंग्स आपके पाठ्य योजना में लिखे हुए होने चाहिए। वो आपकी पाठ्य पुस्तिका जो होगी, इट मे बी रजिस्टर, इट मे बी स्पाइरल बाइंडिंग, जो भी आपको हेड मैडम जो भी जैसा भी आपको बताती हैं वैसा आपको करना है, लेकिन ये 5 स्टेप्स आपको उसमें इनकॉर्पोरेट करके लेसन प्लान को बनाना है। बहुत सारे टीचिंग स्किल्स हैं, इन सारे टीचिंग स्किल्स पे भी आपकी टीचिंग, शायद अभी आप लोगों को शायद इन्फॉर्मेशन होने भी वाली है। टीचिंग स्किल के 3 फेजेज जो हैं, नॉलेज एक्विजिशन फेज, इंटरेक्टिव फेज, और जो आप बात करते हैं पोस्ट एक्टिव फेज के लिए, तो वो आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। हर स्किल पे आपको डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा, कोई एक शिक्षक आपको बताएगा, कोई इंट्रोडक्शन स्किल बताएगा, कोई राइटिंग ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव स्किल बताएगा, कोई ब्लैक बोर्ड स्किल बताएगा, कोई एक्सप्लेनेशन कम इलस्ट्रेशन स्किल बताएगा, कोई प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल बताएगा, कोई आपको स्टिमुलस वेरिएशन स्किल बताएगा, कोई रिइंफोर्समेंट स्किल बताएगा, और कोई शिक्षक आपको लेसन क्लोजर स्किल बताएगा। ये सारे स्किल्स का प्रयोग करके आपको शिक्षण कार्य वास्तविक कक्षा कक्ष में जब आपकी यदि टीचिंग लगती है तब आपको करना होगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। यदि इससे संबंधित और आप लिटरेचर देखना चाहें तो आप यहाँ जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अब बताइए आप लोगों के क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्वेरीज हैं, एक एक करके हम लोग यहाँ बातचीत करेंगे। बताइए सर, आपने जहाँ पर हेलो, टीचिंग, हेलो, हाँ बोलिए। सर आपने जहाँ पर टीचिंग एड्स के बारे में बताया था, वहाँ पर आपने बोला था कि ये चॉक डस्टर नहीं लिखे जाते हैं, और ऑलमोस्ट हर एक लेक्चर में हमको कुछ ना कुछ टीचिंग एड को तो यूज करना ही है। लेकिन अगर जैसे हमने अपना जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है उसमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव ये बना कर रखा हुआ है कि छात्र इस लेक्चर के बाद सेल का 3D मॉडल विथ डायग्राम, मतलब डायग्राम में विथ ऑल द लेबलिंग कंप्लीट बना पाएंगे,
तो वो चीज हम चार्ट से तो नहीं, सिर्फ चार्ट से दिखाने से काम नहीं चलेगा ना, हमको ब्लैक बोर्ड में बनाना ही पड़ेगा उसको। तो इफ इन केस अगर हम ब्लैक बोर्ड पर बना ही रहे हैं, बनाकर उन्हें सिखा रहे हैं, तो फिर क्या चार्ट ले जाने की जरूरत है? आप होमवर्क में दीजिए उनको, होमवर्क में बना के लेके आएंगे, किताब से जो उनकी पाठ्य पुस्तक है वहां पे बना हुआ है उसे स्केच करके लेके आएंगे, और जिस स्तर पे आपका शिक्षण कार्य होना है वहां पर वो आपके 6 7 8 के विद्यार्थी हैं, स्केचिंग उनको आती होगी, आप होमवर्क दीजिए, वो बना के लेके आएंगे, आप देख सकती हैं, वो स्किल डेवलप हो सकता है। ओके सर। बनाने की क्या जरूरत है, बनाने में तो आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर आपको अपना बनाने में ही सारा समय चला जाएगा, फिर एक्सप्लेन कब करेंगे आप। आपको अपना ध्यान शिक्षण कार्य पे रखना है कि उनका जो जो भी असाइंड आपको लेसन प्लान है, जो भी आप उनको लेसन बताने जा रहे हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। इसलिए अगर वो स्किल आप रखते हैं कि उनके अंदर ये स्किल डेवलप होगी, तो वो स्केच देख रहे हैं, जो आपने मॉडल बनाया है, चार्ट बनाया है, वो देख रहे हैं, और आप संकेतिका के साथ या पॉइंटर के साथ उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये आउटर कवरिंग है, ये सेल वॉल है, ये साइटोप्लाज्म है। तो इस चीज को 6th 7th 8th 9th के जो विद्यार्थी हैं वो अपनी पाठ्य पुस्तक जो उनके पास होगी, इट मे बी ऑनलाइन हो या उनके पास हार्ड कॉपी में हो, तो जब आप उनको होमवर्क देंगे तो वो आपको चार्ट बना करके ला के दिखाएंगे, वैसा ही सेम टू सेम। फिर आप उसको इवेल्युएट करिए, यदि आपके पास समय है तो घर ले जाइए, इवेल्युएट करिए, उनको वापस दीजिए, रिमार्क दीजिए, गुड, वेरी गुड, सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है अंशुल? ओके सर। और किसी का? सर हेलो। हाँ बोलिए सर प्रेजेंटेशन अखिल की में जब बात देखना, एक एक करके बोलिए। हाँ बोलिए अखिल। सर प्रेजेंटेशन फेज में जब हम 3 कॉलम बनाते हैं जिसमें टीचिंग पॉइंट, टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट रिस्पॉन्ड होता है, तो सर टीचर एक्टिविटी के बदले बच्चा कैसा रिस्पॉन्ड करेगा वो हमें कैसे पता होगा? वो तो जब रिस्पॉन्ड करेगा उसके बाद ही लिखा जाएगा ना वो तो। आपको अपने विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान आपने चेक कर लिया कि पूर्व ज्ञान क्या रखते हैं। यदि वो उत्तर नहीं दे पाते हैं, आप उनसे प्रश्न पूछते हैं और आपको लगता है कि उनके इनको बारे में नहीं पता है, तो वहां आगे लिखिए निरुत्तरित। यदि उत्तर दे पाते हैं, आपको लगता है कि सामान्य सा प्रश्न है, उनके दैनिक जीवन से संबंधित आपने पूछा है, तो निश्चित रूप से अगर दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे तो कोई ना कोई प्रश्न का उत्तर आएगा, वो आप समझ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इसका उत्तर नहीं बता पाएंगे, तो निश्चित 1 2 क्वेश्चन ऐसे पूछिए दैनिक जीवन से संबंधित जो वो बता सकें, और अंतिम क्वेश्चन सीधे अपने शिक्षण बिंदु से पूछिए, जो न बता सकें तो उसके आगे लिखिए निरुत्तरित, फिर आप कथन करिए। ठीक है अखिल? सर अगर वो वाला क्वेश्चन भी उन्होंने बता दिया तो वो निरुत्तरित जो हम लिखेंगे वो गलत नहीं हो जाएगा? भाई यदि आप बताए होंगे तो ऐसा प्रश्न ही क्यों पूछेंगे? वो तब बता पाएंगे ना जब आप उनको बताए होंगे, जो या कोई बताया होगा। हमने आपसे अगर कोई प्रश्न पूछूंगा तो या तो कभी मैं पहले आपसे क्लास में बताया होगा तब आप बता पाएंगे, या कोई दूसरा व्यक्ति आपकी क्लास में बताया होगा तब आप बता पाएंगे। यदि आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो कैसे बता पाएंगे अखिल? सर कई बार होता बच्चे पहले से जो स्पेशल चाइल्ड होते वो पहले से पढ़ के आते तो वो तो बता सकते हैं ना, बाकी ना बता पाए वो अलग बात है। तो यही तो आपको पूर्व ज्ञान में टेस्ट करना है। जब आप पूर्व ज्ञान की बात करते हैं तो पूर्व ज्ञान में आपको यही तो आपको पता करना है कि कितना जानते हैं, उसके हिसाब से आप शिक्षण बिंदु बनाएंगे, शिक्षण बिंदु के प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो सर ये स्टूडेंट रिस्पॉन्स जो ये भविष्य काल में लिखे जाएंगे कि बच्चा ऐसा रिस्पॉन्स कर सकता है? करेगा भाई, वो लेसन प्लान में जब आपका एक विस्तृत एक होगा, जब लेसन प्लान की फॉर्मेट आप लिखेंगे ना तो आपका सुपरवाइजर आपको बताएगा, एक विस्तृत क्लास भी होगी इस पे कैसे लिखे जाने हैं। ठीक है फिर? यस सर। हाँ नेक्स्ट देशना कुछ कह रही थी, बताइए देशना। सर ये जो सर आपने जब ये बिफोर प्रेजेंटेशन वाला वो बताया था पार्ट, उसमें था प्रीवियस नॉलेज। तो सर जैसे अपन लेसन प्लान तो क्लास में जाने से पहले ही बनाएंगे, तो उसमें हमें प्रीवियस नॉलेज के बारे में ज़्यादा जानकारी तो रहेगी नहीं जब हम फर्स्ट जैसे जो भी पहला लेसन प्लान रहेगा।
तो उसमें तो हमें कोई प्रीवियस नॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, तो हम लेसन प्लान में इसको कैसे फिर डालेंगे? तो देशना आप ये तो लिख सकती हैं ना, जैसे आपने कोशिका बताया, तो आप ये लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों को कोशिका के संबंधित सामान्य जानकारी होगी। यदि 6th में आप पढ़ा रहे हैं और 5th में उनको अगर उन्होंने एनवायरमेंटल साइंस या कोई चीज पढ़ा हुआ होगा तो वो कहेंगे सामान्य जानकारी तो हो सकती है। जैसे हमने कहा ईंट की बात हमने आपसे करी, कोशिका में हमने आपसे अभी ईंट की बात करी कि ईंट से मिलकर के पूरा घर बना होता है, तो वहां पे आप उत्तर सामान्य जानकारी है उनको। इस तरह से आप सामान्य जानकारी तो कोई भी कहीं भी लिख सकती है ना। यस सर। सर मतलब एजम्पशंस डाल सकते हैं कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि इतनी इंफॉर्मेशन बच्चे को पहले से होगी। हाँ, उसको आपको लिखना है, बस एक लाइन लिख दीजिए कि अमुक शीर्षक से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। ओके सर। हाँ चारू। सर लेसन प्लान में टॉपिक कब लिखेंगे हम लोग? टॉपिक का स्थान खाली होगा जब आप इंट्रोडक्शन स्किल में प्रश्न उनसे पूछेंगे। हमने कहा ना कि आपको इंट्रोडक्शन स्किल बताई जाएगी। जब आप इंट्रोड्यूस कर लेंगे क्लास में तो उद्देश्य कथन कहते हुए आपको लिखना है। आप मुंह से कहेंगे कि आज हम कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, और साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड पे आप टॉपिक वाली जगह पे भर देंगे, उसको लिख देंगे कोशिका की संरचना। ये नहीं कहेंगे कि आज हम इसके बारे में जानकारी करेंगे, बस इतना लिखेंगे प्रकरण क्या है, कोशिका की संरचना, और कहेंगे क्या, आज हम कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपको कहना है। तो सर टीचिंग के बाद लिखेंगे हम लेसन प्लान के अंदर कि हमने आज ये पढ़ाया, मतलब टॉपिक ये किया हम लोगों ने। टीचिंग के बाद क्यों लिखोगे बेटा, अभी तो प्रस्तुतिकरण के पहले हो ना आप। जब आप इंट्रोड्यूस कराओगी क्लास में, जब आप इंट्रोडक्शन स्किल कर रही होगी तो इंट्रोडक्शन स्किल में वो आपको बताया जाएगा। जब इंट्रोडक्शन स्किल जो कराएगा ना वो बताएगा आपको कि जब बच्चे निरुत्तरित हो जाएंगे तो वहां पे आप ये उद्देश्य कथन कहोगे कि आज हम फला के बारे में अध्ययन करेंगे, तब फिर आप प्रस्तुतिकरण के ऊपर आओगी और ये कहते हुए वहां पे टॉपिक लिख दोगी, कोशिका की संरचना या उत्तर के प्रकार, इस तरह से आप लिख दोगी वहां। यस सर। हाँ नेक्स्ट काव्या। सर ये जो स्टूडेंट्स का रिस्पांस दे रहे हैं हम, तो इसमें 2 कॉलम भी मतलब बना सकते हैं, जैसे कि अगर हमने पहले से लेसन प्लान प्रिपेयर करके रखा है और कोई क्वेश्चन पूछा है और हमें पता है कि वो हमारे हिसाब से क्या आंसर करेंगे, एक वो रिस्पांस और एक जो हम एक्चुअल क्लास में गए उसके बाद वो जो लोग रिस्पांस दे रहे हैं। तो हो सकता है कि हमने जो प्रिडिक्ट किया वो अलग हो और वो जो एक्चुअल में रिस्पांस दे रहे हैं वो अलग हो। तो यहाँ पर भी अपन इसको स्टूडेंट रिस्पांस को 2 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं क्या? आपका लेसन प्लान प्लानिंग है ना, योजना है ना, तो योजना ऐसा नहीं कि जो आपने लिख दिया वही होगा, थोड़ा बहुत डाइवर्ट हो सकता है। तो ये आप पहले से कैसे लिखोगी, वो तो पाठ्य योजना बनाने के पहले आप ले जाके क्लास में रख दी ना, जो उत्तर आएगा वो तो पढ़ाने के बाद आपको पता चलेगा। फिर आप कैसे उसमें लिखोगी, वो तो आपको एक ही कॉलम बनाना है कि उनकी अनुक्रिया क्या हो सकती है और क्या वो उत्तर दे सकते हैं, ये सोच करके प्लानिंग या बना करके लिखिए। ऐसा नहीं कि जो आप कहेंगे वही वो कहेंगे, मशीन थोड़ी ना है कि जो आपने कह दिया वही वो करेंगे। आप एक प्लान बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। प्लानिंग तो यही होता है कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है वो क्लास में घटित भी हो सकता है, वो क्लास में एग्जैक्ट वही नहीं भी घटित हो सकता है। यदि घटित हो सकता है तो ठीक, नहीं तो थोड़ा वो डाइवर्ट तो हो ही सकता है। ऐसा नहीं कि आप लकीर के फकीर की जो लिख दिया वही होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि अभी जब आप उनसे इंट्रोडक्शन स्किल कर रहे होंगे तो इंट्रोडक्शन स्किल में जैसे बताया जाएगा वो कि लास्ट वाला क्वेश्चन आपका समस्यात्मक होना चाहिए, उनके उत्तर ना निकल करके आने चाहिए, तब तो ठीक है। अब बहुत बार आप ऐसे प्रश्न बनाते हैं कि उसके उत्तर बता देते हैं बच्चे और आपसे कहा गया कि आपको समस्यात्मक लिखना है, तब क्या कहेंगे, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, ओ ये तो उन्होंने बता दिया अब क्या करें। तो ऐसा नहीं, यदि आपने स्टेटमेंट कह दिया और उनको उसके बारे में उत्तर पता है, फिर भी आप उस समय एक क्वेश्चन और पूछ लीजिए कि आप इसकी विस्तार से व्याख्या कीजिए, या मत भी पूछिए, आप वहीं पे स्टेटमेंट कह दीजिए कि आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि उत्तर निकल करके वो आपको जब इंट्रोडक्शन स्किल जो बताएगा वो आपको क्लास को कैसे हैंडल करना है ये जरूर बताएगा, है ना। तो ये आपको स्टूडेंट्स की जो रिस्पॉन्सेज हैं वो लिखने हैं, क्या अनुक्रिया हो सकती है, सोच के समझ के अपने को उस स्तर का विद्यार्थी मान लीजिए।
और क्या वो उत्तर हो सकता है वो लिखिए। यदि हो गया तो ठीक ठीक, नहीं हुआ तो आपको फिर उसको बदलना नहीं है, वो फिर हो गया। ठीक है। यस सर। और कोई कुछ कहना चाहता है? विकास कुछ कह रहे थे? नो सर। हाँ, तो और किसी को कुछ कहना हो तो बताइए। या आ कोई गया सर। किसी की? सर हाँ, एक बताइए संजय। सिंपल सर टीचिंग एड्स में जैसा आपने बताया